जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक अपने लेक्चर में ये समझा है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स से किस प्रकार अलग हैं और लीगल राइट्स क्या हैं। तो जो भी हमारे पास अधिकार हैं, उन अधिकारों के प्रकार हैं, उनके हमने सेपरेट नेचर को समझा है। और उस नेचर के बाद ये भी समझा है कि भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में जितने भी अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स या कोई दूसरे राइट्स दिए गए हैं, वो किस किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं और हमारे यहाँ राइट्स को प्रोटेक्शन कैसे मिलता है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट चेक एंड बैलेंस को कैसे फॉलो करते हैं। इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा है कि वो चेक एंड बैलेंस को कैसे फॉलो करते हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसी स्ट्रक्चर को लेकर के और देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स डिफाइन किए गए हैं उनमें कौन कौन से राइट्स हैं और एक एक करके हम कौन कौन से राइट्स को समझते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक आर्टिकल 12 और 13 में क्या क्या प्रोविजंस हैं इसको समझा था कि आर्टिकल 13 और 12 जो है वो क्या क्या प्रोविजंस हैं 12 और 13 अनुच्छेद में। 12 डिफाइंस द मीनिंग ऑफ स्टेट, definition of state, and 13 provides ultimate protection for the fundamental rights from any changes, any amendment. Right to equality, समता का अधिकार, ये हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंडामेंटल राइट्स है, समता का अधिकार। दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन आर्टिकल 14 टू 18, यानी आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में इसको समझाया गया है ना। तो इसको हम पहले इसका बेसिक समझेंगे ध्यान से। आर्टिकल 14 को आर्टिकल 14 क्या कहता है, देखिए ऐसे समझिएगा कि जब मोनार्की सिस्टम एग्जिस्ट करता था इस पूरे वर्ल्ड में, यानी राजा ही सारी चीजों को डिसाइड करता था, इसका मतलब ये था उस समय कि सेंटर ऑफ पावर है वो किंग हुआ करता था। सेंटर ऑफ पावर है ये किंग हुआ करता था और जो किंग है यही सारी चीजों को डिसाइड करता था। राजा ही संविधान है, राजा ही सर्वोच्च शक्ति है, राजा ही न्यायाधीश है, राजा ही एग्जीक्यूटिव है, राजा ही लेजिस्लेटिव है। यानी स्टेट के, राज्य के सारे कामों की जिम्मेदारी और सारे डिसीजन लेने की सुप्रीम जो पावर है वो राजा में ही एग्जिस्ट करती थी। इसको कहते हैं द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और ये आप पढ़ा है आप लोगों ने अच्छे से कि जब किसी पावर का सेंट्रलाइजेशन होने लगता है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी निकल के आते हैं, लोग मनमानी करने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो सुप्रीम पावरफुल है वो सुप्रीम बेईमान भी हो सकता है, वो सुप्रीम करप्ट भी हो सकता है। तो जब पूरी दुनिया में ये चल रहा था मोनार्कल सिस्टम जिसमें सेंटर ऑफ पावर केवल एक ही हुआ करता था, इस सेंटर ऑफ पावर में जो इसने कहा राजा ने वही होता था, उसी को माना जाता था, कोई भी पावर को इससे अलग नहीं किया गया था। इसके बाद दुनिया में बहुत सारे फिलोसोफर्स ग्रीक्स में आए, जिसमें हम अरिस्टोटल का नाम ले सकते हैं। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट वन। आफ्टर अरिस्टोटल देयर वाज जॉन लॉक एंड आफ्टर दैट देयर वाज मोंटेस्क्यू। तो अरिस्टोटल, लॉक एंड मोंटेस्क्यू, इन लोगों ने ये कहा, इन्होंने एक नई थ्योरी दी। जैसे एक थ्योरी ये है मोनार्की, जिसमें किंग है सुप्रीम पावरफुल और किंग ही सारे काम देखता है, सारी पावर इसके पास है, चाहे वो किसी भी प्रकार की पावर क्या हो, राजा ही सोर्स ऑफ पावर है। इन्होंने जो थ्योरी दी उसको इन्होंने कहा कि ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है और ये दुनिया में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ राजा के मन पे डिपेंड करता है, क्योंकि शक्ति का स्रोत वही है। अब जो रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसमें फॉलो होता है। इस सिद्धांत को बदला गया जब अरिस्टोटल जैसे जो रिफॉर्मिस्ट थे, लॉक जैसे रिफॉर्मिस्ट थे और उसके बाद मोंटेस्क्यू जैसे रिफॉर्मिस्ट आए। उन्होंने एक थ्योरी दी, उसको कहते हैं
सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। यहां आप देखेंगे राजा ही सारे कामों को देखता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का काम हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव का काम हो, चाहे वो इसके अलावा जुडिशरी का काम। यानी राजा ही न्यायाधीश है, राजा ही कानून बनाने वाला है और राजा ही काम करने वाला है। तो तीनों पावर एक ही में एग्जिस्ट करती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर में ये कहा गया कि हमें कुछ पावर को एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति, एक पावर दूसरी पावर पर चेक एंड बैलेंस क्रिएट कर सकती है, चेक कर सकती है, दूसरे पावर को चेक दे सकती है। और इस तरह से क्या होगा कि जब पावर एक ही में नहीं रहेगी तो एक व्यक्ति कभी भी, एक संस्था कभी भी इतनी पावरफुल नहीं हो सकती है कि वो अपनी मनमानी कर पाए। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक ही व्यक्ति में सारी की सारी पावर, तो वो पावर का मिसयूज भी कर सकता है। अब पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, जैसे आप देखेंगे हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम को, तो उसमें पावर किसी व्यक्ति में नहीं है, पावर दी गई है पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट अपने आप में क्या क्या कंसिस्ट करती है? पार्लियामेंट अपने आप में कंसिस्ट करती है लोअर हाउस दैट इज कॉल्ड लोकसभा, अपर हाउस दैट इज कॉल्ड राज्यसभा, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कलेक्टिवली कॉल्ड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के काम ये तीनों ही मिलकर के करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ 543 इलेक्टेड मेंबर्स, and the Rajya Sabha upper house of the parliament consists 245 elected members respectively to their states as per the seats are distributed according to the schedule 4 of Indian constitution। तो जैसे ही ये सब किया गया है तो आप देख पाएंगे किसी एक व्यक्ति को पावरफुल बनने से रोका जा रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका उल्टा है कि एक ही व्यक्ति में सारी शक्ति निहित करती है, जो भी राजा होगा और राजा की जो भी इच्छा होगी उसी प्रकार से शासन चलेगा। ठीक। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर में ये होगा कि लेजिस्लेशन के लिए हम एक अलग बॉडी बनाएंगे जो लेजिस्लेशन का काम करेगी, और एग्जीक्यूटिव के लिए एक अलग बॉडी बनाएंगे जो एग्जीक्यूटिव का काम करेगी। इसके अलावा जुडिशरी के लिए एक अलग बॉडी बनाई जाएगी जो जुडिशरी का काम करेगी, और इन सब के पावर अलग अलग होंगे। किसी को एक दूसरे के ऊपर सेट नहीं किया जाएगा कि जुडिशरी को इसकी बात माननी है, इसको इसकी बात माननी है। चेक एंड बैलेंस एक अच्छा क्रिएट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि इस सिद्धांत के प्रति लोगों ने बहुत विश्वास दिखाया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा सिस्टम होगा, ये किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम पावरफुल बनने से रोक सकता है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम पावरफुल बनने से ये सिद्धांत रोक सकता है। ठीक। तो ये धीरे धीरे करके जब एग्जिस्ट में आया तब जाकर के एक सिस्टम समझ में आया कि यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको समझा देता हूं, जिसको कहते हैं रूल ऑफ द लॉ, और एक होता है रूल बाय द लॉ। रूल बाय द लॉ एंड रूल ऑफ द लॉ। ठीक है। लेक्स इज रेक्स एंड रेक्स इज लेक्स, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। लेक्स इज रेक्स, हियर रेक्स इज लेक्स। ठीक। तो उसको ऐसे समझिएगा, रूल ऑफ द लॉ का मतलब यह है कि सबके लिए एक ही रूल होगा, आप रूल को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये रूल ऑफ द लॉ का मतलब है कि किसी व्यक्ति का शासन नहीं हो सकता, यहाँ पर केवल रूल का शासन होगा। रूल का शासन होगा तो रूल ऑफ द लॉ के लिए हमको संविधान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे रेक्स इज द लेक्स इन द रूल बाय द लॉ, रूल बाय द लॉ का मतलब ये है कि रूल तो बनेंगे बट कोई राजा ही बना सकता है उस रूल्स को, और उसी राजा को जो रूल बनाने वाला है उसी की पावर चलेगी। तो शासन तो होगा रूल का, रूल बाय द लॉ होगा, लेकिन रूल बाय द लॉ कैसे होगा कि जिस राजा को पावर दी गई है वही रूल बनाने की पावर एग्जिस्ट करता है। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि जब राजा ही सारे नियम बनाने की कोशिश करेगा और उसी को सारे नियम बनाने की शक्ति होगी किसी इंडिविजुअल को, तो हम लोग रेक्स इज लेक्स में चले जाएंगे, और ऐसा फिर भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर से अल्टीमेटली इनडायरेक्टली उसी व्यक्ति का शासन यहाँ पर चलेगा, उसी की इच्छा यहाँ पर चलेगी। और यहाँ का मतलब है कि रूल बाय द लॉ, रूल ऑफ द लॉ, यहाँ पर रूल का शासन होगा, और वो रूल कोई राजा तो व्यक्ति तो हो नहीं सकता है, किसी नियम का शासन है। जैसे अगर हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कहीं संविधानवाद है जैसे, तो संविधानवाद का मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष की तरफ नहीं देखेंगे, हम केवल संविधान विशेष की तरफ देखेंगे, और जैसा संविधान में लिखा हुआ है वैसा ही शासन करेंगे। हमको किसी दूसरे प्रकार के चेंजेस से कोई भी लेना देना नहीं है।
जैसा संविधान में लिखा है वैसा ही शासन हम लोग करेंगे। समझ पाए? तो एक एक प्रोविजंस हैं संविधान से संबंधित में कि रूल ऑफ द लॉ और रूल बाय द लॉ। अब रूल ऑफ बाय द लॉ तो आप समझ गए, रेक्स इज लेक्स, ये इतना फॉलो नहीं किया जा सकता है और अधिकांश देशों ने रूल ऑफ द लॉ के कॉन्सेप्ट को माना। रूल ऑफ द लॉ के कॉन्सेप्ट को देने के लिए जो एडवर्ड कोक व्यक्ति आए थे, ही कॉइन्ड द टर्म रूल ऑफ द लॉ एंड इट वाज प्रमोटेड बाय द एबी डाइसी। एबी डाइसी ने इसको बहुत प्रमोट किया है रूल ऑफ द लॉ को। अब हम देखते हैं कि रूल ऑफ द लॉ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आता है। रूल ऑफ द लॉ, इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं, तब हम किसी को रूल ऑफ द लॉ के अंडर में रख सकते हैं। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, एक ही बात है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेकंड वन इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक, प्रीडोमिनेंस रूल्स इन लॉज, प्रीडोमिनेंस रूल इन लॉज। देखिए, अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के परसेप्शन में, ये हमारे यहां पर है, ये भी है और ये भी है, लेकिन इसके अपवाद हैं, कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शंस है जो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, हम लोगों ने एक टर्म सुना है कि दुनिया में लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इंडिया के कंटेक्स्ट में ये कहा जाता है कि इंडिया हैज लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे बड़ा, अधिक शब्दों में लिखा गया यहाँ पर बड़े शब्द का या बिग वर्ड का या फिर लॉन्ग वर्ड का अर्थ है कि संविधान में सबसे ज्यादा शब्द हैं। तो भारत के संविधान में सबसे ज्यादा लिखा गया है, ये दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं लिखा गया है। तो ये तो बात सही है कि हम लोग लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये भी कहा जाता है कि इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ नहीं है, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप याद रखिएगा, किसी भी देश के संविधान को लिखित और अलिखित किस ग्राउंड पर कहा जाता है, उसके लिए किसी को स्क्रिप्टेड या लिखित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे यही वाली थ्योरी काम करती है रूल ऑफ द लॉ की, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी पावर एग्जिस्ट करती है तो फिर वह लिखित नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां रूल ऑफ द लॉ नहीं है, फिर है ना, वहां रूल बाय द लॉ होगा, रूल ऑफ द लॉ नहीं हो सकता यहाँ पर। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में ये माना जाता है कि इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दैट द क्राउन ऑफ ब्रिटेन कैन स्टक डाउन द डिसीजंस ऑफ पार्लियामेंट इन सम हाउ एंड सम स्पेसिफिक मैनर्स। कैसे भी और कुछ तरीकों पर वो ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इंग्लैंड में इसके ऊपर क्राउन एग्जिस्ट करता है, क्राउन एग्जिस्ट करेगा तो फिर वो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। लिखित कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यही है कि जब किसी देश का संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान के ऊपर कुछ नहीं है, और संविधान के ऊपर कुछ नहीं है इसका मतलब है कि वो देश का संविधान लिखा हुआ है। जैसे अमेरिका है, नथिंग कैन बी बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इन यूएस। यूएस में संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए यूएस का संविधान भी लिखित संविधान है। भारत में भी संविधान के ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए भारत का संविधान भी लिखित है। क्योंकि भारत का संविधान अमेरिका के संविधान से ज्यादा बड़ा है, वहां पर ज्यादा चीजें लिखी गई हैं, ज्यादा आर्टिकल्स हैं, इसलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। इससे बड़ा संविधान दुनिया के बहुत सारे देशों में नहीं है। अधिकांश देशों में लिखा हुआ संविधान है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ लिखा हुआ संविधान नहीं है, और जहाँ लिखा हुआ संविधान नहीं है वहां आप समझ सकते हैं कि अगर कोई देश रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब है कि वहां पर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ नहीं है। और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ऐसी जगहों पर अगर नहीं है, ठीक है, जैसे मैं इंग्लैंड की बात करता हूं, इंग्लैंड में ऐसा ही है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में है, इंडिया में ये वाला एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया रूल ऑफ द लॉ के फर्स्ट जो उसका पिलर है उसको फॉलो करता है।
जबकि इंग्लैंड रूल ऑफ द लॉ के फर्स्ट पिलर को फॉलो नहीं करता है। तो इस आधार पर तो अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो इंग्लैंड में रूल ऑफ द लॉ नहीं है, इंडिया में रूल ऑफ द लॉ है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर को समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंग्लैंड में दो हाउस होते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ही कुछ विशिष्ट लोगों को यह पावर दी गई थी कि दे विल फॉर्म अ जुडिशरी और जुडिशियल बॉडी। अलग से कोई भी वहां पर कोई सुप्रीम कोर्ट नाम की चीज नहीं होती थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ही सीनियर लोग, उसमें से 15 और 20 लोग मिलकर के एक जुडिशरी बॉडी बनाते थे। वे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ही मेंबर हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बीइंग आर मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दे आर परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ, किसकी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं? जुडिशरी की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो जुडिशरी की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं ये सब होते हुए, इसका मतलब है जुडिशरी अलग नहीं है लेजिस्लेटिव से। तो वहां पर आपको ये एक मिक्सअप देखने को मिलता था कि लेजिस्लेशन है और जुडिशरी है वो एक दूसरे से मिली हुई। ये बहुत बड़ी बात थी कि जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है, इसका मतलब है कि हम सेपरेशन ऑफ पावर के रूल्स को ठीक से फॉलो नहीं कर पाएंगे। और सेपरेशन ऑफ पावर के रूल्स को ठीक से फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसका ठीक ठीक मैसेज यही जाएगा कि हम लोग रूल ऑफ द लॉ में नहीं हैं। तो इंग्लैंड में काफी समय तक 2009 से पहले तक अगर हम देखेंगे तो वहां पर ऐसा प्रोविजन था कि सेपरेशन ऑफ पावर को फुली एक्सेप्ट नहीं किया गया। वही वाली बात हो गई कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा तो पावर एक ही हाउस में एग्जिस्ट होने लगती है, जो कि गलत है। और इंडिया में भी ये कहा गया है कि पावर हमेशा ही सेपरेट रहनी चाहिए, एक पावर दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करे और उसको क्या कहते हैं, उसको मैनिपुलेट ना करे। भारत में देखिएगा तो भारत में देखेंगे तो जुडिशरी के लोग पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, है ना। जुडिशरी के लोग पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं। और इंडिया में तो कहा भी गया है आर्टिकल 124 में कि यहाँ पर सेपरेट जुडिशरी होगी, है ना, सेपरेट जुडिशरी होगी। और पूरी की पूरी जुडिशरी का लेजिस्लेशन से कोई लेना देना नहीं है, एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना नहीं। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर बहुत कई जगहों पर एक मिक्सअप देखने को मिलता था। पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था उसके पास जुडिशियल पावर भी होते थे। अब चूंकि हमारा डीपीएसपी कहता है कि देयर विल बी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण होगा। दोनों एक ही आदमी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एक ही बॉडी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। और ऐसा ही करने के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जुडिशियल पावर को कम कर दिया, उनके जुडिशियल पावर को हटा दिया, क्योंकि जुडिशरी अलग है। तब जुडिशरी का काम डिस्ट्रिक्ट जज देखेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं देखेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट केवल लॉ एंड ऑर्डर के काम देखता है, रेवेन्यू के काम देखता है, उसके काम नहीं देखता है। 1947 से पहले, 50 से पहले वो देखता था, है ना। 1950 से पहले हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जुडिशियल पावर होते थे। लेकिन 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है डीपीएसपी में, जब वो ये कहता है आर्टिकल 50 के द्वारा कि हम जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करेंगे, और उसी दिन से जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पोस्ट से जुडिशियल पावर को अलग कर दिया गया। इसलिए जुडिशियल पावर हमारे यहाँ अलग हो गए, इसलिए डीएम के पास अब जुडिशियल पावर नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ इसको फॉलो किया गया है। और अगर हम इसको बहुत बड़े लेवल पर देखेंगे तब भी आप समझ सकते हैं कि जैसे जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में भी तो ये प्रोविजंस है कि लेजिस्लेटिव बॉडी अलग है। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर जुडिशरी में नहीं होता है। जुडिशरी का कोई मेंबर पार्लियामेंट में इंटरफेयर नहीं करता है, दोनों ही अलग अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग रखते हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर को पूरा करते हैं। ठीक, हाँ, हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन को भी अलग रखते हैं। जैसे पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वो एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ही एग्जीक्यूटिव है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज ए लेजिस्लेटिव, वो लेजिस्लेशन का भी पार्ट है और एग्जीक्यूशन का भी पार्ट है। तो कुछ जगहों पर एक बहुत बारीक महीन सी झिल्ली है, वो झिल्ली लोगों को कभी एग्जीक्यूटिव बना देती है, कभी इधर जाएंगे झिल्ली की तरफ जाएंगे, एक लेयर है, उस लेयर के इधर जाएंगे तो हमको एग्जीक्यूटिव नजर आएंगे, इधर आएंगे तो उसको हम लोग लेजिस्लेशन में देखेंगे। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब पार्लियामेंट में बैठते हैं, कोई किसी बात का जवाब देते हैं, एट दैट टाइम ही इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन, वो लेजिस्लेशन के मेंबर हैं। और जब वो वहां से जाने के बाद अपने पीएमओ से कोई आदेश जारी करते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव के रूप में करते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर इस चीज को अलग कर पाना बहुत मुश्किल है ना।
इस चीज को पूर्ण रूप से अलग नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर के बहुत सारे रूल्स को माना है। इसलिए इंडिया में ये भी है, तो इंडिया में रूल ऑफ द लॉ की तरफ हम लोग दो पैरामीटर की तरफ से ज्यादा झुके हुए हैं। इसके अलावा हम जाते हैं प्रीडोमिनेंस रूल इन लॉ, यानी हम ये कहते हैं कि रूल्स में कुछ ऐसे चेंजेस भी हम लोग कर सकते हैं। और रूल्स का मतलब ये होता है कि हम रूल्स को लोगों को एक देख करके रूल्स बनाएं और किसी के साथ इनजस्टिस ना हो पाए। तो ऐसा करने के तो बहुत सारे प्रोविजंस इंग्लैंड में भी नजर आते हैं और इंडिया में भी नजर आते हैं। ये इतना इफेक्टिव नहीं है, यानी एक पैरामीटर ऐसा है जो इंग्लैंड को ऐसा बनाता है कि रूल ऑफ द लॉ में हम लोग जीते हैं, वरना एक से ज्यादा पैरामीटर इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं जो हमको रूल ऑफ द लॉ से जोड़ते हैं। तो इंडिया हैज सो मेनी प्रोविजंस व्हिच कैन फॉलो द रूल ऑफ द लॉ प्रोसीजर एंड द इंग्लैंड हैज सो मेनी प्रोसीजर व्हिच कैन फॉलो द रूल बाय द लॉ प्रोसीजर। तो वहां रूल बाय द लॉ प्रोसीजर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हमारे यहाँ रूल ऑफ द लॉ के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। क्या आप लोग समझ पाए? थोड़ा थोड़ा बहुत इजी है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं समझने वाला। तो आप समझ पाए ये ऐसा है जो हम दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों केवल इंडिया पर अप्लाई होते हैं, इस पर अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये होता है रूल ऑफ द लॉ। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ रूल ऑफ द लॉ को कंप्लीटली ग्राउंड नहीं दिया गया है। वो इसलिए नहीं दिया गया, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में दो पैरामीटर लिखे हुए हैं, एक इधर और एक, दो प्रोविजंस हैं। एक है रूल ऑफ द लॉ, जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है, ये पहला है। दूसरा इसमें प्रोविजन जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। एक मिनट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये दूसरा लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं समझाने के लिए। इसको हम लोग आर्टिकल में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार लिखेंगे। उसको कहते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसका अर्थ वही है और इसका भी अर्थ वही है। अब आप देखिए, इसको दोनों को समझते हैं तो आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे अगर आप कंप्लीटली इस बात को मान लें, कंप्लीटली इस बात को मान लें कि हमको रूल ऑफ द लॉ में रहना है, तो रूल ऑफ द लॉ में रहने का मतलब क्या होगा कि सबके लिए एक ही कानून लागू होगा, एक ही कानून सब पर लागू होगा। अगर हम एक ऐसा ग्राउंड बनाएं जहां पर हमको तरह तरह के लोग दिखें, और कुछ लोग बहुत छोटे हैं, ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकते हैं, और कुछ लोग थोड़े से, कुछ लोग थोड़े से ज्यादा बड़े हैं, कुछ लोगों को देखा जाए तो और बड़े हैं, कुछ लोगों को देखा जाए तो थोड़े ज्यादा छोटे हैं, ज्यादा छोटे हैं। और ऐसे ही हम लोगों के पास यहाँ पर एक बहुत सारा पैरामीटर बन जाए। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं कि इन सबको रूल ऑफ द लॉ से लागू करेंगे, तो रूल ऑफ द लॉ का मतलब होता है एक सीधा का सीधा कानून, और वो कानून सबको एक ही नजर से देखता है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो सब व्यक्ति को कानून एक ही नजर से देखना, ये रूल ऑफ द लॉ है। और रूल ऑफ द लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका क्रिटिकल असेसमेंट किया जाता है कि स्ट्रिक्टली फॉलोइंग ऑफ द रूल ऑफ द लॉ कैन वायोलेट नेचुरल राइट्स एंड ह्यूमैनिटीज। अगर हम रूल ऑफ द लॉ को, विधि के शासन को बहुत कठिन तरीके से, बिल्कुल शुद्ध तरीके से फॉलो कर लेंगे, तो शायद हम प्राकृतिक न्याय नहीं कर पाएंगे, प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध चले जाएंगे। दैट इज द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ, क्या है ये, रूल ऑफ द लॉ का। जैसे रूल ऑफ द लॉ को मैं यहाँ करके दिखाता हूँ कि हम सबको एक ही नजर से देखेंगे। अब सबको एक ही नजर से देखने की कोशिश करो, और वो नजर यहाँ से चल रही है, एक ही नजर से चल रही है, और ये नजर है लाभ की। तो क्या इस लाभ तक सब लोग पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए, तो इन लोगों के साथ बुरा हुआ। ऐसी स्थिति में हम लोग एक और, ये प्रोविजन है हमारा, इंग्लैंड से आया है।
इंग्लैंड से नहीं, सॉरी, यूएस से आया है। इसको यूएस से लिया गया है और ये इंग्लैंड से लिया गया है। ये इंग्लैंड में डाइसी का ही कॉन्सेप्ट है। यूएस के लोग, यूएस के जो प्रोविजंस हैं वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है। वो ये कहता है कि अगर प्राकृतिक रूप से कोई व्यक्ति जैसा है तो उसको तो वो अपने आप को बदल नहीं सकता है। तो प्रकृति ने, नेचर ने जिस व्यक्ति को जैसा बनाया है तो उसको उसके हिसाब से ही ट्रीट करना है। ये हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के अंडर में आएगा। ठीक, तो वो ये कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे नहीं चलता। वो ऐसे चलता है कि जिस व्यक्ति की जरूरत होती है उस व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से वो चलता है। कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा कि जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से वो चलेगा, ऐसे भी चलेगा। लेकिन उसके पीछे भी कोई लॉजिक होना चाहिए। वो ये कभी नहीं कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को हम अनावश्यक रूप से लाभ पहुंचाएंगे। इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं। जैसे हम सब मनुष्य हैं, क्या मनुष्यों में कैटेगरी नहीं है? फीमेल और मेल, दो कैटेगरी हैं। क्या ये दोनों कैटेगरी फिजिकली अपीयरेंस में एक जैसी है? नहीं है, एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। कई मायनों में एक जैसी है लेकिन बहुत से मायनों में एक दूसरे से अलग है। चाहे हम फिजिकल एंड्योरेंस की बात करें या किसी दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, दोनों ही कैटेगरी एक दूसरे से अलग हमको दिखाई देती हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग दिखाई देती हैं, इसका मतलब है क्या दोनों को एक ही नियम से चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता है। जैसे मान लीजिएगा, एक और एग्जाम्पल है, जैसे एक एलिफेंट को ले लीजिए और एक बकरी को ले लीजिए। वो जो कहते हैं कि सारे जानवरों पर एक ही नियम लगेगा, सारे जानवरों पर एक ही नियम से लगेगा और दो जानवरों को आपस में लड़ाया जाएगा। तो क्या हाथी को बकरे से लड़ाया जा सकता है? क्या हाथी को हिरन से लड़ाया जा सकता है? ये पॉसिबल है? हिरन की इसमें क्या गलती है कि उसको प्रकृति ने ऐसा बनाया? उसको तो ऐसी कोई गलती नहीं है। तो सही नियम क्या होगा कि हिरन को हिरन से लड़ाया जाए, एलिफेंट को एलिफेंट से लड़ाया जाए, बकरे को बकरे से लड़ाया जाए। तो ये थोड़ा सा लॉजिकली लगता है कि हाँ, ऐसा संभव है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को फॉलो करता है, ये प्राकृतिक संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है, प्रोटेक्शन को फॉलो करता है। इसलिए कहते हैं कि दो समान लोगों पर समान नियम लगना चाहिए। दो असमान लोगों पर असमान नियम लगेगा, इसको कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। फिर से बताता हूं, असमान लोगों के लिए असमान नियम और समान लोगों के लिए समान नियम। इसको इस असमान है तो नियम भी कैसा होगा? असमान होगा। और जो समान है उनके लिए नियम कैसा होगा? समान होगा। कैसे? जैसे मान लीजिएगा दो लड़के दौड़ रहे हैं, एक बॉय दूसरा बॉय, दोनों ही दौड़ रहे हैं। ये दोनों ही लड़के दौड़ रहे हैं तो दोनों के लिए एक ही टाइम फिक्स होगा कि इतनी समय में आपको दौड़ पूरी करनी है, क्योंकि दोनों समान हैं तो समान पर समान नियम लगेगा। लेकिन मान लीजिएगा किसी केस में एक बॉय और एक गर्ल दोनों दौड़ रहे हैं, तो इससे कहा जाएगा कि तुमको 240 मिनट में दौड़ पूरी करनी है और इससे कहा जाएगा तुमको 340 में पूरी करनी है। क्योंकि ये दोनों असमान है इसलिए दोनों पर असमान नियम लग रहा है। समझ गए? दो असमान लोगों के लिए अलग अलग नियम। अगर दो लड़कियां दौड़ेंगी तो फिर उन पर समान नियम लगेगा, है ना? तो प्राकृतिक रूप से जो चीजें इक्वल नहीं है उन लोगों के लिए इक्वल नियम बनाए जा सकते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रूल ऑफ द लॉ को ब्रीच कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट तो रूल ऑफ द लॉ ही है, तो कहीं ना कहीं ब्रीच कर रहे हैं रूल ऑफ द लॉ को। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। इंडियन कंटेक्स्ट में रूल ऑफ द लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा सकता है। और जहां तक मैंने दुनिया के संविधानों को पढ़ा है, दुनिया के किसी भी संविधान में इस प्रकार से रूल ऑफ द लॉ को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा सकता है। क्योंकि दुनिया में बाकी डिवीजन हो या ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में ह्यूमन सोसाइटी में मेल और फीमेल के कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट अलग अलग हैं ही। ठीक है, जैसे मेल का कॉन्सेप्ट, फीमेल का कॉन्सेप्ट, और नाउ डेज वी आर सीइंग दैट थर्ड जेंडर कॉन्सेप्ट। तो आप देख पाएंगे कि दो असमान लोग प्राकृतिक रूप से हैं तो दोनों के लिए अलग अलग नियम बनाए जा सकते हैं। इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ हमको इतना सारा वेलफेयर काम करने का ताकत देता है। वेलफेयर का काम करने के लिए हमको एम्पावर कौन करता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। उसने कहा कि सम पीपल्स आर हैंडीकैप्ड, दिव्यांग है,
okay, they do not need to follow such kind of physical exercise. उनको ये करने की आवश्यकता नहीं है, उनको इससे रिलैक्सेशन दे दिया गया। उन्होंने कि ये लोग सोशली बैकवर्ड हैं, so they cannot afford the job the same age as the other one deserve. Other one wants or other ones are taking benefits. उनका इनको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। उनको इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो पढ़ने लिखने के लिए उनको स्कॉलरशिप दी जा सकती है। आप देख पाएंगे चाहे विमेन रिजर्वेशन हो, चाहे एससी रिजर्वेशन हो, एसटी रिजर्वेशन हो या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हो, ये सारे रिजर्वेशन के पीछे का एक बहुत बड़ी जो पावर काम करती है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। समझ गए? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो हमने यूएस से लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन वाला, जिसको कहेंगे विधियों का समान संरक्षण। तो जो विधियों के समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट है, यही हमको एम्पावर करता है कि हम दो असमान लोगों के साथ असमान नीतियां अपनाएं। इसको अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है कि हम सही करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। और अगर हम इस योजना से किसी को, इस कार्यक्रम से किसी को फायदा पहुंच रहा है तो निश्चित ही वो फायदा पहुंच करके जो नीचे वाला व्यक्ति है वो दूसरे के बराबर आने की कोशिश करेगा। और यही कॉन्स्टिट्यूशन का मोटिव है कि हम सबको लोक कल्याणकारी कार्यों के आधार पर समान बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम उनको ऐसा नहीं देंगे। आप देख पाएंगे कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि देयर विल बी कैटेगराइजेशन ऑफ कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी बनाई जाएंगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि कैटेगरी के अंदर कैटेगरी नहीं बना सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कैटेगरी के अंदर कैटेगरी बन सकती है, ये कोई भी कास्टिज्म नहीं होगा, आर्टिकल 15 का 16 का किसी का वायोलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करना इसलिए जरूरी है बिकॉज वी आर डूइंग दिस इन फेवर ऑफ पब्लिक वेलफेयर। हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए ऐसा कर रहे हैं। और याद रखिएगा, वेलफेयर एक ऐसा वर्ड है कि अगर वो किसी चीज के साथ जुड़ जाता है तो वह पॉजिटिव हो जाता है। वेलफेयर किसी के साथ जुड़ जाएगा तो वह पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए आप उसको समझिए कि वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और अगर हम इक्वलिटी बिफोर द लॉ में आ जाएंगे, जो कि सीधा सीधा क्या कॉन्सेप्ट है, रूल ऑफ द लॉ, तो क्या हम वेलफेयर कर पाएंगे? नहीं। क्या हम अफर्मेटिव एक्शन किसी स्पेशल ग्रुप के लिए ले पाएंगे? नहीं। ना तो हम किसी ग्रुप के लिए अफर्मेटिव एक्शन ले पाएंगे, ना हम कोई वेलफेयर कर पाएंगे, ना हम एक नेचुरल जस्टिस की ओर जा पाएंगे। एक ऐसा भी नहीं कर पाएंगे जो नेचर ने जिसको अलग अलग बनाया है। फिर वही वाली बात होगी कि हाथी के साथ हमको बकरी को लड़ाना पड़ेगा और उसमें जीत पहले से निश्चित होगी, और इस चीज को कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, इस चीज को कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। तो हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि कोई भी व्यक्ति हो जिसने क्राइम किया है, हमारा लॉ सबको इक्वल मान के चलता है, चाहे हाँ जेंडर के मामले में और उसके मामले में सब पर अलग अलग प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 90% से भी ज्यादा हम लोग इक्वलिटी बिफोर द लॉ में जीते हैं। जब तक कि इसकी आवश्यकता ना हो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की आवश्यकता ना हो, तब तक इसका यूज नहीं किया जा सकता है। ये दिस इज नॉट एसेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल नहीं होता है, लेकिन दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन, सारे देशों में कुछ ना कुछ इनइक्वलिटीज पाई जाती हैं, असमानताएं पाई जाती हैं। इसी कारण से ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वैसे इसके पावरफुल होने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब तक ये रहेगा तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देगा, याद रखिएगा। और इसमें ऐसा किया जा सकता है। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि इंडिया के कॉन्सेप्ट में रूल ऑफ द लॉ को कौन कौन से एक्सेप्शन है, कहाँ कहाँ ब्रीच किया गया है, तो देखिए, हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनको जुडिशियल प्रोसीडिंग से बाहर रखा गया। ठीक है। बहुत सारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनको बहुत सारी जो लॉ की जो पावर्स हैं, लॉ की जो प्रोसेस है, उससे बाहर रखा गया है, स्पेशल पावर में बाहर रखा गया है। आर्टिकल 15 का 3 ये इसको ब्रीच करता है, जब वह स्पेशली महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान करता है। 16 का 4, 16 का 5 ये इसको ब्रीच करता है। 15 का 4 भी ब्रीच करता है, और 5 भी ब्रीच करता है, और 6 भी ब्रीच करता है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसको ब्रीच करते हैं। और सबसे बड़ा तो ब्रीच वही करता है। रूल ऑफ द लॉ में मैंने क्या कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, और हमारे यहाँ बाकी जगह तो सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन याद रखिएगा
कि लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन को आप सेपरेटली कभी भी अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ वो कभी ना कभी एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं, और दिखाई नहीं भी देते हैं तो द सेम पर्सन इज फॉलोइंग द ड्यूटी ऑफ executive, same person is following the duty of legislation, so they can make the compromise, they can make the some of the things which are brown to know for the public. ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां निकल के आए, तो लोग कहते हैं कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी को कंप्लीटली फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन दुनिया में तो आप देखेंगे कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग नहीं किया गया कई जगहों पर। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जुडिशरी के अलावा जो लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है, ये हमको एकदम से बॉटम से लेकर के टॉप लेवल तक सेपरेट दिखाई देती है। तो इसलिए इंडिया में रूल ऑफ द लॉ को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ साथ रूल ऑफ द लॉ के प्रोविजंस भी फॉलो किए जाते हैं। हाँ, स्ट्रिक्टली रूल ऑफ द लॉ को फॉलो नहीं किया जाता है, ये पॉसिबल भी नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में स्ट्रिक्टली रूल ऑफ द लॉ को फॉलो नहीं किया जा सकता। अगर दुनिया में कोई ऐसा देश है कि जहां किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं है, तो वहां ऐसा किया जा सकता है कि वहां रूल ऑफ द लॉ को लगाया जा सके। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी जंगल में सारे के सारे बकरे हैं तो फिर वहां पर रूल ऑफ द लॉ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं होता है। आप देखते हैं कि अगर रूल ऑफ द लॉ को अगर हम लोग मानेंगे तो हमारे यहाँ कोई भी हैवी वेट जो रेस्लर है वो लो वेट रेस्लर के साथ कभी भी लड़ते नहीं है, क्योंकि हम लोग रूल ऑफ द लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ को फॉलो करते हैं कि दो समान लोगों के बीच में प्रतियोगिता समान होती है, तो असमान लोगों के बीच में प्रतियोगिता असमान होती है। तो ये हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ द लॉ। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया था उनको एक बार फिर से समझिए। एक है रूल ऑफ द लॉ, आई थिंक आप समझ पाए होंगे रूल ऑफ द लॉ। एक है रूल बाय द लॉ, फिर है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, 1 2 3 4, ये आपको आई थिंक समझ में आए होंगे। एक रूल ऑफ द लॉ, रूल बाय द लॉ, इसको कहते हैं लेक्स इज रैक्स, और इसको कहते हैं रैक्स इज लेक्स। और ये है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये रूल ऑफ द लॉ से ही लिया गया है, क्योंकि रूल ऑफ द लॉ का ही प्रिंसिपल है। ठीक, और इसके कौन से प्रिंसिपल थे? एक था सेपरेशन ऑफ पावर, प्रीडोमिनेंस, रूल ऑफ लॉ। ये इसके पावर है रूल ऑफ द लॉ के। तो ये रूल ऑफ द लॉ के ग्राउंड पता होना चाहिए। रूल बाय द लॉ नहीं मोनार्की में चल सकता है, प्रेजेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ रूल ऑफ द लॉ का ही नेचर है, इसका मतलब रूल ऑफ द लॉ को ही फॉलो कर रहे हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और इसका मतलब ये है कि असमान लोगों के साथ असमान, समान लोगों के साथ समान नियमों का पालन किया जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे। नाउ हम अपने अगले लेक्चर में शुरू करेंगे हमारे आर्टिकल 15 के बाद 15, 16, 17 को समझेंगे। ये केवल आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 में दो ही प्रोविजंस हैं, पहला है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। चूंकि ये इसी से लिया गया तो इसकी जरूरत नहीं है, और ये अब होता भी नहीं है, तो इसकी भी आवश्यकता हमारे पास उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो अगर हम ये दोनों ही मिलकर के हमारे यहाँ पर रूल ऑफ द लॉ को एक पावरफुल बनाते हैं, समझ गए? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडी।